स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद हम देखेंगे मॉडर्न रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी देखेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, और जो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल बटन दबा दीजिए जिससे कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग बेसिकली आईटीजी मेंस को फोकस करते हुए क्रैश कोर्स बेसिकली कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्रैश कोर्स को ध्यान में रखते हुए हम इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत टाइम कम होता है आपके पास। अभी आईटीजी मेंस के लिए टाइम जो है वो उतना नहीं है जितना कि एक पूरा 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के लिए होता है या 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के लिए होता है। तो अब अभी हम पूरा डिटेल में भी लेके आएंगे जो 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जो 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के हिसाब से करना चाहते हैं उनके लिए भी हम लेके आएंगे। लेकिन अभी ये क्रैश कोर्स है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम ये बांट के चलते कि आपने एक बार पढ़ लिया है या फिर आप नहीं पढ़ा है तब भी फिर भी हम बेसिकली उसको इस तरह से डिजाइन किया कि आपको कम से कम टाइम में आप इसको कवर कर पाए, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और अभी उसमें पूरा रिवीजन भी करना है और पूरा चीज़ों को कवर भी करना है, सिर्फ रिवीजन नहीं और पूरा कवर भी करना है, क्वेश्चन भी करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को। बेसिकली देखिए ये चीज़ें कुछ यहाँ पे है वो आपके रेफरेंस के लिए है, जिससे कि आप थोड़ा सा कम जो चीज़ें आपको सारी चीज़ें हैंडी हो जाए और सारी जो है वो एक साथ आपके पास मिल जाए। तो बेसिकली देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। ओके, हमने इससे पहले जो बोर्ड्स मॉडल हम पढ़ रहे थे उसमें हमने रेडियस निकाला किसमें कि इलेक्ट्रॉन किस रेडियस में है। इलेक्ट्रॉन किस रेडियस में है इसका मतलब है कि अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूम सकता है या घूम रहा है, तो उसका रेडियस हमने निकाला है, जिसकी वैल्यू जो आई थी वो A0 × R² आई थी अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम की बात करें तो वो चीज हम यहाँ पे हमने की है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम कर चुके हैं वो लोग वो हम किए हैं R = A0 × N² हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे हम ये क्या है बेसिकली ये है आपका कि इलेक्ट्रॉन किस रेडियस में सर्किल कर रहा है, किस रेडियस में घूम रहा है, मतलब ये न्यूक्लियस है और इससे किसी इस ऑर्बिट में घूम रहा है या इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ओके, या इस ऑर्बिट में घूम रहा है, किस ऑर्बिट में, तो ये अलग अलग रेडियस है, इनके सबके अलग अलग रेडियस हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पे हम इसकी रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं, इस ऑर्बिट की रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियस की रेडियस की इस बार। ओके, आपको पता है न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन दोनों मिला के इनको न्यूक्लियस बोला जाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर में रहने वाले जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, एक साथ मिला के दोनों को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, अब ये क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर में ये रहेंगे, अगर आपको पता है कि अगर ज़्यादा होंगे तो इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज, और अगर कम न्यूक्लियस होंगे, कम न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे तो इसका साइज छोटा होगा। ओके, तब इसमें अगर मान लीजिए कि कुछ इसका साइज भी हम डिटरमाइन करते हैं कि भाई इसका साइज क्या है, इसका रेडियस क्या है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस का ही रेडियस आप बताइए कि कितना है, वो रेडियस की बात कर रहे हैं हम, यानी कि न्यूक्लियस के रेडियस हम निकालने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस में यहाँ पे जो चीज़ है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हम बात कर रहे हैं। रेडियस जो है ये डिपेंड करता है उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। कैसे पता चलेगा आपको कितने न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स है, कैसे पता चलेगा? न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स पता चलेगा ए यानी कि एटॉमिक मास बोल दीजिए या मास नंबर बोलिए उसको। ओके, मास नंबर या एटॉमिक मास हम बोलते हैं उसको, ए एटॉमिक मास या मास नंबर। तो उस पर डिपेंड करता है, रेडियस जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है। सपोज करें कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन है और एक प्लस प्रोटॉन है। ओके, तो इसकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हो जाएगी 2। ओके, और अगर मैं इसका रेडियस निकालना चाहूँ इसका, तो रेडियस इसकी होगी R0, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, कांस्टेंट रहेगा। इसकी वैल्यू जो होगी वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, ये कांस्टेंट है, इसको याद रखना आपको। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो R0 ×
और 2 पावर 1/3 हो जाएगा। ओके 1/3। अगर मान लीजिए तो दूसरा आप एलिमेंट लेते हैं, तो एलिमेंट ले लीजिए, आपका हाइड्रोजन ले लिया, कार्बन ले लिया, या कॉपर ले लिया, कुछ भी आपने, यूरेनियम ले लिया, कोई सा भी ले लिया, और उसमें उसका आप ये निकालना चाहते हैं कि उसका रेडियस कितना है। ओके सपोज करिए कि मैं एक कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, जिसको जो एलिमेंट है वो सपोज करिए कि यूरेनियम 236 है। ओके 236 है, तो इसमें ये जो है ना, ये इसका टॉपिक मास दे रखा है, यानी कि ए की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 236। इसमें नंबर ऑफ जो है ना, ये एटॉमिक मास दे रखा है इसमें। ओके तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, वो सब मिला के आपको 236 है। तो आर की वैल्यू जो रेडियस आएगी, रेडियस मतलब उसका न्यूक्लियस का अंदर का, ये जो खाली अंदर का जो है रेडियस जो आएगा, रेडियस खाली इसका रेडियस। ओके जिस, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे साथ में, इसका रेडियस हम नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इसके रेडियस की बात कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो R0, जो की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और इंटू 236 इंटू 1/3 ये चीज आपको आ जाएगा, वैल्यू आ जाती है। करेक्ट, ये चीज वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हम अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियर, यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी की। न्यूक्लियर की तो ये न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो कि डिपेंड किन चीज़ों पे करती है, ये डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ ये, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो क्या है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही डिसाइड करते हैं न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियस में है, ये वही इनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। समझे आप? मतलब कि सपोज करिए कि आपके पास, आप देखिए जो न्यूक्लियस, जिन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो एक के आसपास है, एक के करीब है, वो जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो स्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है। ओके और ये स्टेबिलिटी कहाँ तक रहती है इनकी, जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो, न्यूट्रॉन्स यानी कि N और P का रेशियो जो है वो N और P, यानी कि देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी कि Z के बराबर। तो इनकी वैल्यू अगर 1 से 1.6 के बीच में है इनके रेशियो, तभी ये स्टेबल होगा, नहीं तो स्टेबल नहीं। मतलब इससे अगर ज़्यादा होगा, 1.6 से ज़्यादा होगा तो अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाएगा तो वो ब्रेक करेगा यानी कि वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, स्टेबल होना चाहेगा, तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकल जाते हैं, और पार्टिकल निकलते हैं तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, यानी फिर से वो रेशियो वापस इसके रेंज में आ जाती है, तो उसकी वजह से फिर से स्टेबिलिटी के अंदर में पहुंच जाते हैं, यानी कि स्टेबल हो जाते हैं वो न्यूक्लियस। ओके और यही जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें से पार्टिकल निकल रहे हैं, वो पार्टिकल निकलने को हम बोलते हैं कि रेडियो एक्टिविटी हो रही है, ये फिनोमेना ही रेडियो एक्टिविटी है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस एक्सट्रीमली शॉर्ट ब्रेक। अब ये देखिए क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है कि रेशियो अगर ज़्यादा हो जाए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का तो अनस्टेबल हो जाता है, ऐसी क्या बात होती है, ऐसा क्यों? तो बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को होल्ड करने के लिए, उनको बांध के रखने के लिए, पूरे न्यूक्लियस को जो है बांध के रखने के लिए आपस में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे ज़्यादा पूरे नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई फोर्स है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। ओके अब मैं बोलता हूँ कि सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स भी होंगे। ओके न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, तो आप हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई ये प्रोटॉन तो ये क्या करेंगे, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये रिपेल करेंगे तो रहेंगे कैसे, रिपेल करेंगे तो कैसे रहेंगे। ओके तो हाँ ये बात सही है कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन ये बात सही है कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये बात, लेकिन फिर भी क्या होता है कि देखिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्सन जो होगा किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो होता है इनका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बातें कर रहा हूँ मैं। ओके 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स।
ओके, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये चौथा जो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, जो कि न्यूक्लियस के बीच में लगता है, ये काफी ज्यादा 100 टाइम्स, बिल्कुल 100 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरेटिवली। ओके, और जब 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये क्या करता है, इसको बांध के रखता है, बांध के रखता है एक दूसरे को। ओके, बांध के रखता है, मतलब कि ये रिपल्सन होने के बावजूद ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 100 टाइम्स ज्यादा है, 100 टाइम्स ज्यादा है इनकी रिपल्सिव फोर्स के कंपैरेटिवली। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है कि ये जो फोर्स लगता है वो फोर्स सिर्फ जो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए लगता है, 10 फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो 10 फेम्टोमीटर के रेंज में ही लगता है, 1 फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ओके, तो ये क्या होता है, एक 10 फेम्टोमीटर के बीच में ही लगता है, उससे मतलब उसके रेंज में ही लगता है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस अगर होगी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो ये वीक पड़ जाता है। ओके, तो क्या होता है, बहुत लगता तो है बहुत, लेकिन बहुत कम वीक स्ट्रॉन्ग उसके बीच में होता है, कभी काफ़ी शॉर्ट रेंज के बीच में लगता है। ओके, अब दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग बात इसका ये है कि अगर मैं पूछूं कि भाई ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज्यादा किसके किसके बीच में लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, किसके बीच में सबसे ज्यादा लगेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे ज्यादा किसके बीच में लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें सब में बराबर लगेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सब में बराबर लगता है। ऐसा नहीं कि भाई आप सोच लोगे यार ये तो रिपल्सिव, इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा और तो इसमें सबसे कम होना चाहिए, आप सोच लोगे, या कुछ लोग डाउट्स में, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई डाउट्स रहता है और ये सोच लोगे इसमें तो रिपल्सन नहीं है तो इसमें सबसे ज्यादा होगा, नहीं ऐसा नहीं, सब में बराबर बराबर लगता है, सब में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है बराबर बराबर लगता है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि इनका जो नेचर है, जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन जो है जनरेट का जो होने का तरीका है इनका अलग है। वो क्या है, स्पिन होने की वजह से, स्पिन होने की वजह से ये जो है वो पैदा होता है। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो पैदा होता ही, इसका पैदा होने का तरीका अलग है। ये जो पार्टिकल्स स्पिन होते हैं उनकी वजह से ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिनेट होता है, ये जनरेट होता है। ओके, तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ओके, तो ये चीज, अब बात आती है कि भाई बड़ा होता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि भाई जैसे कि रेशियो ज्यादा बड़ा हो गया तो क्यों अनस्टेबल हो गया, भाई आप बता रहे हो कि इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम्स बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, फिर भी ये कैसे ये होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, जब साइज बड़ा होता है, ओके, जैसे यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे क्योंकि उधर मेरा जगह बच रही है, तो बेसिकली जब बड़ा साइज बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो जाता नहीं, अभी हमने देखा कि ये बहुत कम रेंज में, शॉर्ट रेंज में लगता है। ओके, शॉर्ट रेंज में लगता है, तो ये चीज़ें मैंने लिख दी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप यहाँ से देखिए और आप नोट्स पूरा आपका एक तरह से रेडी है। ओके, आपको ऐसा नहीं कि फिर से अलग से बनाने से, समझिए, आप समझने की कोशिश करिए, समझना है आप। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से रेडी है, आप इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीज़ें आपको बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन आप यहाँ पे समझेंगे तो फायदा रहेगा। अब देखिए बड़ा साइज होता है तो क्या दिक्कत होती है, बड़ा साइज ये होती है तो होता क्या है कि बहुत नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं और नंबर प्रोटॉन्स और नंबर न्यूट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इसका साइज बढ़ जाएगा। साइज देखिए, साइज रेडियस बढ़ गया इसका न्यूक्लियस का, ओके, न्यूक्लियस का रेडियस बढ़ गया, साइज इसका बढ़ गया। जब साइज बढ़ गया तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्मॉल रेंज में लगता है, ओके, 10 फेम्टोमीटर के बीच में ही, अंदर में ही लगता है, उसका रेंज है। तो जब बड़ा होने लगता है तो जैसे सपोज कि प्रोटॉन यहाँ पे है और एक प्रोटॉन यहाँ पे है, तो ये रिपल्सिव फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो अभी भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो है ना अभी भी लग रहा है, उनके बीच में रिपेल कर रहा है। तो इस समय जब दूरी इनके बीच में बढ़ती है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो इनको होल्ड करने के लिए सफिशिएंट नहीं रहता है,
इसको सफिशिएंट नहीं रहता है, इसको जितना चाहिए फोर्स होल्ड करके रखने के लिए उतना नहीं फोर्स सप्लाई कर पाता है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि छोटे में तो ठीक है, छोटे वाले में तो भाई ये पास पास में है, तो पास में होने की वजह से दूसरे को होल्ड किए रहता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग निकले फोर्स लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्मॉल रेंज में। लेकिन जिससे साइज बड़ा होता है तो ये स्ट्रॉन्ग निकले फोर्स जो है वो, ये जो स्ट्रॉन्ग निकले फोर्स है ये सफिशिएंट नहीं होता है इनको होल्ड करके रखने के लिए, ये रिपल्सिव फोर्स इसमें डोमिनेट कर जाता है। ओके, इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी। ओके, अब अनस्टेबिलिटी जब बढ़ जाती है, ओके, तो बढ़ जाती है तो क्या होती है भाई, इसमें से कुछ पार्टिकल्स निकल जाए, कुछ पार्टिकल निकल जाए, इस तरह से पार्टिकल निकल जाए कि इसका साइज छोटा हो जाए। भाई पार्टिकल निकलेगा तो ये एटॉमिक नंबर इसका जो है, एटॉमिक मास इसका घटेगा, एटॉमिक मास घटेगा तो फिर साइज छोटा होगा, तो फिर से स्ट्रॉन्ग निकले बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, मेरे ख्याल से फुली। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा। इसके बाद आती है बात की एक बेसिकली हाँ, एक और चीज़ ये आपको मैं बता चुका हूँ, न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये मैं बता चुका हूँ। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ये बता चुका हूँ ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू, काफ़ी इजी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। ओके, बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी देखिए, न्यूक्लियस है आपके पास, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी है। न्यूक्लियस है आपका, ये इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सभी है। ओके, तो प्रोटॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो, मतलब 5 प्रोटॉन्स और 5 न्यूट्रॉन्स ऐसा हो सकता है। तो ये पूरा एक साथ जब कंबाइन होता है हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी कि देखिए अब इसके कुछ ऑर्बिट्स भी होंगे, ये वाला जो है ये अंदर जो यहाँ पे है, जो उसको क्या बोलते हो आप, न्यूक्लियस बोलते हो, है ना। तो न्यूक्लियस ये होगा, न्यूक्लियस अंदर वाला। ओके, अब इस क्या होता है कि हाँ, पूरा इसका न्यूक्लियस एक साथ रखा हुआ है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एक साथ है, तो हम उसके न्यूक्लियस बोल रहे हैं। अब इसके इसके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसको हम निकाल के अलग कर दें, सारे अलग अलग निकाल दें। प्रोटॉन्स न्यूक्लियर न्यूट्रॉन्स को हम अलग अलग कर दें सारे, मतलब प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को निकाल के हमने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ब्रेक कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं, ब्रेक कर दिया हमने पूरा। ओके, तो ब्रेक कर दिया तो फिर भाई मान लीजिए सपोज करिए कि इसमें 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है, ओके, तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है, तो भाई इसका टोटल खाली पूरे का मास जो था सपोज कितना था, तो पूरे का मास सपोज करिए कि कितना था, न्यूक्लियस का मास m न्यूक्लियस, ओके, m न्यूक्लियस इसका मास था। अब आपने इसको क्या किया, 2 प्रोटॉन्स, ओके, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स थे, तो 2 प्रोटॉन्स का मास कितना होगा 2mp और 2 न्यूट्रॉन्स का 2mn। ओके, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स ऐसा होगा। अब ठीक है, तो क्या होगा कि बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, एक कोई न्यूक्लियस है उसके जो इंग्रेडिएंट है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको अलग अलग हटा के और मतलब अलग अलग करने के, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इंग्रेडिएंट्स को, एलिमेंट्स को, जो पार्टिकल्स को, जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है वही बाइंडिंग एनर्जी, बस इतना ही है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी तो मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कितना ही मतलब है, सबसे सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको कि न्यूक्लियस को जो एलिमेंट्स हैं, जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ओके, अब बात आती है कि देखिए कि भाई ये क्या है, भाई तो अंदर में तो पार्टिकल्स थे और आप तो ये सोचते हो कि भाई प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स तो भाई पार्टिकल्स ही रहेंगे, वो अलग तो होंगे नहीं, भाई पार्टिकल अलग अलग सेपरेट कर दो तब भी पार्टिकल्स ही रहेंगे, तो फिर कहाँ पे क्या, ये कौन सी बात है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप उनको अलग अलग निकालोगे, प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को अलग अलग लेके, और जब इनका वजन तो मास निकालोगे, ये मास जो निकालोगे, और जब एक साथ पूरा एक साथ न्यूक्लियस रहेगा उस समय उसका जो मास होगा, उनको एक साथ मतलब उसका ये करोगे, जब डिफरेंस निकालोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस क्या आएगा,
तो उसी को हम डिफरेंस को ही मास डिफेक्ट बोलते हैं, मास डिफेक्ट यहाँ पे बोलते हैं। ओके, ये मास डिफेक्ट, ये क्या है मास डिफेक्ट? बेसिकली मास डिफेक्ट है कि जो आप देखिए, ये मास न्यूक्लियस का मास है और ये आपका जो अलग अलग आपने किए अलग अलग मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बराबर होगा भाई? हम नॉर्मली कोई एलिमेंट होता है, हम एलिमेंट को कैसे दिखाते हैं? तो Z और A, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हटा देते हैं तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो ये किसका है? ये अलग अलग आपने जब कर लिया, इसको जब आपने अलग अलग किया तो उस समय जो है वो अलग अलग जब आपने किया तो उस समय जो इनका ये बना इसमें जो मास निकला, ये मास क्या है? तो ये जब आपने अलग अलग कर दिया, इनको अलग अलग सेपरेट एक एक प्रोटॉन एक एक न्यूट्रॉन आपने निकाल के और सेपरेट कर दिया और वो आपने यहाँ पे मास निकाला है तो उसका मास है। और ये एक साथ कंबाइंड न्यूक्लियस है, ये कंबाइंड न्यूक्लियस है एक साथ। इस कंबाइंड न्यूक्लियस को जब सब्ट्रैक्ट करते हो आप तो इनमें डिफरेंस आ जाता है। देखिए ये डिफरेंस ही है मास डिफेक्ट, समझे? यानी कि न्यूक्लियस में देखिए छोटी से न्यूक्लियस के लिए भी हम इतना ज़्यादा ये कर रहे हैं, हम इसका एक एक चीज़ पार्ट कर रहे हैं। आप बोलो सर क्या जरूरत है इसको करने का? तो आगे समझ में आएगा आपको कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, अभी तो इतना आप समझिए कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपने यहाँ पे अलग अलग करके उसका मास निकाला और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग करके उसका मास निकाला और साथ में उसमें से जो पूरे न्यूक्लियस का हमने घटा दिया। ओके, जैसे तो वो जो अंतर आएगा वो इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, यानी कुछ अंतर आएगा वो उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो देखिए ये टोटल दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स है ना, तो दो प्रोटॉन्स का मास 2mp प्लस 2mn, यानी प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, और इसमें से ये न्यूक्लियस का मास आप घटा दीजिए, न्यूक्लियस का मास घटा दीजिए। ओके, न्यूक्लियस का मास घटा दीजिए। ओके, तो ये आपका प्रोटॉन। अब ये डिफरेंस जो होता है इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट क्या है? तो बेसिकली देखिए ये जो मतलब ये जो अंतर आ रहा है ना मास का, वो बेसिकली क्या है? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी, आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया था कि भाई एनर्जी जो होती है, आइंस्टीन इक्वेशन दी है, ये आइंस्टीन इक्वेशन है। उन्होंने ये दिया था कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। अगर मास m को कन्वर्ट करते हो एनर्जी में तो उसको c² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो इतनी एनर्जी आपको मिल जाती है, और अगर एनर्जी कहीं पे है तो वहां से आप इसको मास, उतना मास में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास इतनी एनर्जी है और ये मैं मास में कन्वर्ट होना है, इसको कितना मास मुझे मिलेगा, कन्वर्ट कर दूंगा तो इतना मास आपको मिलेगा, इतना मास मिलेगा। आई बात समझ आपको? तो ये चीज आपको थोड़ा ये करना है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है? तो मास डिफेक्ट इज यहाँ पे। ओके, तो अच्छा, इसलिए आप क्या है, मास डिफेक्ट एक बार मिल गया तो उतना मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं आइंस्टीन इक्वेशन के थ्रू, मास डिफेक्ट। ओके, और ये एनर्जी, इतनी एनर्जी आपको मिलेगी, और ये एनर्जी जो होती है यही बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में रहती है। मतलब कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस को मतलब ये बेसिकली होल सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए और उसके एलिमेंट्स के, उसके पार्टिकल्स के बीच में, वो बेसिकली आता है बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो होपफुली बाइंडिंग एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान। अभी एक और चीज इसमें आती है, एक और चीज आती है भाई, कई बार क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि सर एक जगह मैंने देखा कि वहां पे क्या होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास भी ले लिया, या फिर आप ही बताओ सर, आपने यहाँ पे एग्जाम्पल तो ले लिया है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहे होंगे, उसका मास का क्या किया आपने? ओके, तो ये कन्फ्यूजन बहुत ही नॉर्मल कन्फ्यूजन है, और अच्छा चीज यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कि बेसिकली देखिए, हम यहाँ पे खाली न्यूक्लियस को उसके एलिमेंट्स में रिमूव करने के लिए
जो एनर्जी चाहिए तो उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी हमने डिफाइन किया है। डिफाइन ऐसे ही हुआ है कि न्यूक्लियस के एलिमेंट्स को, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को हटाने के लिए, अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो एलिमेंट्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ये नहीं आता, तो इलेक्ट्रॉन्स के मास का डिफरेंस हम नहीं लेते। लेकिन फिर आप बोल सकते हैं जब ऐसा होता है कि भाई आप यहाँ पे कई बार होता है कि भाई आप ये जानना चाहते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो क्या करेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। तो बेसिकली देखिए ये जो डेल्टा मास डिफेक्ट लिख रहे हैं ना, मास डिफेक्ट लिख रहे हैं, न्यूक्लियस अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, न्यूक्लियस अगर ले रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। खाली न्यूक्लियस का मतलब यही हुआ है इतना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इधर भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास की वजह से जो एरर आ सकता था वो नहीं आया यहाँ पे, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप बोलते हो जैसे मास इलेक्ट्रॉन, मैंने कहीं पे देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास भी वहाँ पे कुछ ऐसा आया था पिक्चर में। देखिए बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में बात करूँ तो डेल्टा एम अगर वहाँ पे निकालोगे जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको न्यूक्लियस का मास नहीं देगा, वहाँ पे एटम का मास देगा, एटम का मास। तो अगर वहाँ जहाँ पे एटम का मास रहेगा मतलब कि ये न्यूक्लियस हो गया आपका और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये पूरा पूरा इसका जो मास आएगा वो मास क्या होगा, वो मास होगा एटम का। एटम का मास आपने बोला, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपने एटम का मास बोला, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस का मास बोला है, मैंने न्यूक्लियस का मास यहाँ पे लिया है, तो न्यूक्लियस का मास मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर आप कोई कहीं पे दिया होता है एटम का मास, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मास इंक्लूड किया है, हाँ इंक्लूड का, तो यहाँ पे इंक्लूड किया है तो भाई इलेक्ट्रॉन का मास को तो हटाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का मास तो डेल्टा एम मास डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं आता, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कि दोनों तरफ से आपको उसको सही करना है, मतलब कि दोनों तरफ आप ले लीजिए, उसको ले लेंगे तो हो जाएगा काम। मतलब कि क्या बोलने का मतलब है कि यहाँ पे आप जो ले रहे हो मास डिफेक्ट, वो मास डिफेक्ट जेड मास ऑफ प्रोटॉन ले रहे हो और प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन ले रहे हो, ओके। और प्लस अगर यहाँ पे एटम का मास दिया है, एटम का मास दिया है, तो फिर इधर आप मास ले लीजिए इलेक्ट्रॉन का भी, इलेक्ट्रॉन का मास ले लीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉर्मली एटम है तो जितना उसका प्रोटॉन्स हो उतने न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, कि जेड इतने न्यूट्रॉन्स का मास आप मतलब इतने इलेक्ट्रॉन का मास ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन का मास देखिए यहाँ पे ऐड किया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हुआ है, तो एटम में एटम का जो मास दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर, वो उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इधर का इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, और आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी आपने जोड़ दिया है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आई बात समझ में, मास डिफेक्ट के लिए बहुत ये नॉर्मल कंफ्यूजन होता है, लगभग मैथ्स बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं इसको, तो मतलब आप समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके लिए डाउट रेज करते हैं, ओके। तो अगर जब यहाँ पे एटम आप लेते हो, एटम लोग यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन का भी मास हमने ले रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास ले रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास आप ऐड कर दीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मास ऐड कर दीजिए, तो इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बस बात आपका यहाँ पे हो जाएगा। बेसिकली डेल्टा एम कुछ मास डिफेक्ट में आपको इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेना है, उसको अगर एटम दिया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास ले रखा है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ऐड कर दीजिए। बस इतना ही अंतर आएगा कि यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऐड किया ना, ये ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एटम है तो यहाँ पे एटम है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर दीजिए, ओके। होपफुली समझ में आ गया होगा, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं कि देखिए बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे है, अभी बाइंडिंग एनर्जी क्यों निकाल रहे हो सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बाइंडिंग एनर्जी क्यों निकाल रहे हो। तो बाइंडिंग एनर्जी से, बाइंडिंग एनर्जी के बाद इसके बाद हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, मिलेगा जो हमें न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा बहुत सही तरीके से। और वो क्या है, तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर, यानी कि भाई बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाल दी, कोई छोटा एलिमेंट हो सकता है, कोई बड़ा एलिमेंट हो सकता है। ऑफकोर्स बड़े एलिमेंट के पास मतलब बड़ा कोई ये न्यूक्लियस है, उसके पास ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, और उसके बाद भी वो स्टेबल है,
और छोटा है वो, छोटा तो है स्टेबल, उसके बाद छोटा भी हो सकता है, छोटा होने के बाद भी अनस्टेबल हो अगर उसमें इस तरह से बम्बार्डिंग वगैरह की हुई हो। मतलब कुल मिला के कि पैडिंग एनर्जी से हम कुछ चीज़ें निकल के आएंगी जो आपको इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इसलिए हम यहाँ पे ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं इसको कि क्या होगा। ओके, तो वो चीज है बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर, बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर। ओके, तो यहाँ पे हम तो बेसिकली इसको हम ये करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको डील करते हैं, मतलब कि जस्ट इसके बाद हम अगला जो आपका पार्ट होगा इसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ओके, जस्ट हम इसके बाद आगे वाले पार्ट में हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।